एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और तीसरा इंटरेस्ट है। तो अगर उसने अपना इंटरेस्ट वेव कर दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, और इसी चीज को देखते हुए आमतौर पर जो एम्प्लॉयर है वो भी उस एम्प्लॉय को लोन देता है इंटरेस्ट फ्री। तो फिर उन्होंने कहा जब दोनों की तरफ से वेवर है तो फिर एसबीआई ने कहा हमारी तरफ से भी वेवर है। ओके, तो ये किस सूरत में होगा कि जब जो एम्प्लॉय है वो अपना इंटरेस्ट जो पीएफ के अकाउंट से ले सकता है, ठीक है, वो उसको वेव कर दे, तो फिर एम्प्लॉयर भी इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता है। और उस सूरत में दोनों की तरफ से जब जीरो होगा तो फिर एसबीआई ने कहा हमारी तरफ से भी जीरो। ठीक है, अच्छा अच्छा देखिए, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू कर दिया था, अच्छा मैंने नहीं कहा था कि चैप्टर 7 से हम स्टार्ट करेंगे, हमने कहा चैप्टर 7 आपको दोबारा और अपलोड करके देंगे। तो हम कोशिश ये करेंगे कि सेल्स के वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर दें कुछ दिनों के बाद, और वो अगर आपको टाइम ना मिल सके इस क्लासरूम में जूम के साथ तो फिर आप वो तो अपने दौर पे कवर कर सकते हैं। फिलहाल तो हम चैप्टर 3 जो बेसिक है तो ये कवर करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब हम बात कर रहे थे कि ये पैराग्राफ क्या है। अच्छा, ये पैराग्राफ उस सूरत में एप्लीकेबल होगा कि जब कोई एम्प्लॉय इंटरेस्ट फ्री लोन ले या कंसेशनल रेट पर और उसको किसी टैक्सेबल इनकम जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करे, और टैक्स इनकम भी ऐसी कि जिसके अगेंस्ट आप इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सूरतों में ये सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। वो कौन कौन सी सूरतें हैं पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर मिस्टर ए ने अपने एम्प्लॉय से लोन लिया इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल और उसे अपनी किसी पर्सनल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये पैराग्राफ एप्लीकेबल नहीं रहा। अच्छा, इनकम जनरेट के लिए इस्तेमाल किया तो कौन सी इनकम? अगर कोई ऐसी इनकम है कि जो एफटीआर है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं लोन लिया शेयर्स परचेज कर लिए, अब जो उसमें से डिविडेंड इनकम आ रही है वो एफटीआर में कवर होता है, उसमें से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। तो ये पैराग्राफ भी खत्म हो गया। किसी ने लोन लिया एक फ्लैट परचेज कर लिया, हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे कि प्रॉपर्टी इनकम में से आप इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादातर केस में तो फिर ये पैराग्राफ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये पैराग्राफ कब एप्लीकेबल होगा कि अगर किसी ने लोन लिया और कोई बिजनेस इनकम स्टार्ट कर दी, पार्ट टाइम बिजनेस, तो उसको हम एग्जाम्पल थ्रू कवर कर लेते हैं। देखिए कवर हम किस तरह से कर रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन है। मिस्टर ए ने क्या किया, बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, टैक्सेबल अलाउंसेस 25,000 रुपए हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ें आप। मिस्टर ए ने लोन लिया 1.6 मिलियन, ठीक है ना। अच्छा, 1 जनवरी को लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% है। अच्छा देखिए ना, वो जो पीएफ के बारे में किसी ने क्वेश्चन किया है, प्रोविडेंट फंड का पैसा कंपनी के पास हो या सेपरेट ट्रस्ट हो, दोनों सूरतों में अगर किसी भी एक सूरत में या दोनों सूरतों में अगर इंटरेस्ट को उसने वेव कर दिया तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, अच्छा उसके बाद हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे थे कि लोन कितना है 1.6 मिलियन। अच्छा, कब लिया 1 जनवरी को, रेट कितना 8%, तो 2% का बेनिफिट मिला आपको। अच्छा, उसने क्या किया, एक पार्ट टाइम बिजनेस शुरू किया, जून ईयर एंड है, उसके ग्रॉस रेवेन्यू है 1.9 मिलियन और बिजनेस के एक्सपेंसेस है 1.7 मिलियन अदर देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, चलें अब जरा हम कैलकुलेशन पर आते हैं। बेसिक सैलरी 1 लाख इंटू 12, आसान सी बात हो गई। कंसेशनल लोन बेनिफिट, अच्छा इसमें जरा एक काम करें आप, 16 लाख रुपए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, 16 लाख 8% 6 मंथ्स, बल्कि सॉरी 2%, जो बेनिफिट 2% है ना, तो ये हो जाएगा आपका 16,000। ओके, 2% का बेनिफिट है। अच्छा, फिर अदर अलाउंसेस हैं मल्टीप्लाई बाय 12, ये होगी टैक्सेबल सैलरी, कराइए बिजनेस इनकम, ग्रॉस रेवेन्यू 1.9 मिलियन है, अदर एक्सपेंसेस 1.7 है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस इसमें शामिल नहीं है। ओके, तो अब ऐसे में जरा आप कैलकुलेशन तो करें, 16 लाख रुपए, एक्चुअल रेट 8%,
और 6 मंथ्स, फिगर बोलिएगा। ओके, ये फिगर हो जाएगी 64,000, यानी जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, एक्चुअल इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है वो है 64,000, लेकिन आप यहाँ पर 64,000 नहीं लेंगे, बल्कि आप कितना लेंगे 80,000 10% के हिसाब से। उससे पता है बेनिफिट क्या हुआ कि ये जो 16,000 रुपए आपने यहाँ पर ऐड किया था, यहाँ से जब आप लेस करें ना, ये फिगर में लेस करें आप, तो ये 16,000 रुपए यहाँ से लेस भी हो गया, ऐड भी किया आपने, लेस भी हो गया। लेकिन ये कब होगा, ये उसी सूरत में होगा कि जब उस लोन को किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाए कि जिसके अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउेबल हो। अच्छा, दूसरी तरफ अगर यहाँ पर एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% की जगह होता 12%, तो ऊपर आप कोई चीज ऐड नहीं करते कंसेशन लोन बेनिफिट के तौर पर, और नीचे से आप 12% इंटरेस्ट वर्कआउट करते। ओके, तो अब उसके बाद जो हमने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो पॉइंट्स आपको हमने लिख के दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, आखिर में एक पैराग्राफ क्या नंबर 3 कि अगर आपकी कोई लिस्टेड कंपनी है और आपने लोन लिया है हाउसिंग पर्पस के लिए, तो फिर आप चैप्टर 2 याद होगा आपको, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर हाउसिंग पर्पस, फिर तो जो भी एक्चुअल रेट है वो आप माइनस करेंगे, उसमें फिर नोशनल रेट का कंसेप्ट नहीं आएगा, उसमें बैंक रेट का कंसेप्ट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, अच्छा ना, अब यहां तक का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन सी में आया हुआ है, इसको आप देख लें जरा, देखिए, एक्सप्लेन द टैक्सेबिलिटी ऑफ लोन गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय, कि अगर लोन कोई एम्प्लॉयर दे एम्प्लॉय को तो उसकी टैक्सेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक अभी हमने बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया, लेकिन चैप्टर नंबर 9 में उसकी तफसील आएगी, वो क्या है, वो ये है कि इसकी टू इम्प्लीकेशंस हैं। एक तो कि हमने बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी से लोन लें, चाहे आपका एम्प्लॉयर हो या कोई और बंदा हो, आपको लोन लेना है थ्रू बैंकिंग चैनल। अगर आपने कैश में लोन ले लिया तो वो आपकी इनकम हो जाती है। और दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है कि एम्प्लॉयर कम से कम कितना रेट चार्ज करें, 10%। अगर इंटरेस्ट निल है या लेस देन 10% है, तो जो भी डिफरेंस है वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो 3 मार्क्स के लिए आंसर काफी है, ठीक है। ओके, अच्छा देखिए, अब एक और चीज है, एफबीआर के एक ब्रोशर है। अच्छा, ये आप पढ़ें, ये बेसिकली एफबीआर ने पूरी कौम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, सीए का पोर्शन, चलिए ये आपको शायद क्लिक करना होगा। अच्छा, तो आप एक काम किया करें, आपके पास मोबाइल फोन तो होता ही है तैयार, तो कोई ऐसी एडिशन चीज हो जो बुक में ना हो, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना, अब देखिए, हम बात करते हैं कि ये ब्रोशर, इसके बारे में एक छोटा सा कंसेप्ट सुनिएगा, टी कॉफी और अदर सिमिलर रिफ्रेशमेंट। अच्छा, आप जब कहीं इंशाल्लाह जॉब करेंगे तो आपको वर्किंग आवर्स के दौरान क्या आपको कॉफी मिलेगी, चाय मिलेगी, तो इतना बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है, एफबीआई ने का क्या याद करोगे, हमारी तरफ से माफ, ठीक है। अच्छा ना, आप जरा इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉफी, टी आपको पता है क्या होती है, कॉफी आपने सुना होगा, कुछ लोग पीते हैं। अच्छा, और अदर सिमिलर रिफ्रेशमेंट्स। अच्छा, अदर सिमिलर सिमिलर रिफ्रेशमेंट्स में क्या आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक आ जाएगी, कोका कोला वगैरह है, पेप्सी कोला है, हार्ड ड्रिंक आ सकती है, शैंपेन है, वोडका है, बियर है, ओके। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा आप, यस या नो, इसमें लंच आ जाएगा क्या,
लंच, किसी ने कहा नो, इट्स ओनली रिफ्रेशमेंट, नो। अच्छा देखिए, बात बिल्कुल सही है। बात ये कि साहब लंच इसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि रिफ्रेशमेंट अलग होता है, लंच अलग होता है। लेकिन बात ये है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग लंच इसमें आ जाया करता है, इसलिए कि होता ये कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उसमें एक कैंटीन होता है, उसमें वर्कर्स भी खाना खाते हैं, जो स्टाफ मेंबर वो भी खाना खाते हैं। तो कभी भी ना किसी ने ऑफर किया है कि हमने पूरे साल में इतनी बोटियां 3 रोटियां खाई, उसकी वैल्यू बनी, और ना ही कभी टैक्स डिपार्टमेंट ने ये एफर्ट्स किए कि बताओ कितनी बोटियां खाई आपने। ठीक है, तो लंच भी इसमें आ जाता है। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात देखिए, एक अंडरस्टैंडिंग पता क्या है, वो हमने आपको यहाँ लिख के दिए कि हाँ वो इसको पढ़ें जरा आप लोग, कि अगर आपको कॉफी मिलेगी तो वो तो टैक्सेबल नहीं, लेकिन कॉफी के लिए अगर अलाउंस मिलेगा, तो अलाउंस क्या होता है, हर महीने फिक्स अमाउंट पे करें आपको, कि आपको कॉफी पीनी है पिए, नहीं पीनी नहीं पिए, आपको अमाउंट मिलेगा मिलेगा। लंच कम खाएं ज्यादा खाएं, रोजे रखें, जो करना करें, लंच का आपको अलाउंस मिलेगा। तो अगर आपको लंच अलाउंस मिल रहा है, कॉफी अलाउंस मिल रहा है, वोडका अलाउंस मिल रहा है, शैंपेन अलाउंस मिल रहा है, ओके, तो वो फिर आपके लिए टैक्सेबल होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है दोनों, ये दोनों ना तो ऑर्डिनेंस में है, ठीक है, ना ही आई कैप के स्टडी पैक में है। आईसी में तो स्टडी पैक वैसे भी कोई नहीं है, ओके। लेकिन ये पॉइंट एग्जामिनर को अच्छा खासा पसंद आया, सीए के एग्जामिनर को, ठीक है। आईसीएम के एग्जामिनर को भी शायद पसंद आने वाला है भी कुछ अरसे में। देखिए, ये क्वेश्चन आया, यहाँ आपके साथ जरा शेयर कर रहा हूँ। मिस्टर इकबाल, एज कितनी है? 45 ईयर्स है। अच्छा सर, ये कंडीशन जब के पास ये हो गया, ठीक है, क्या प्लीज गूगल ड्राइव लिंक। बेटा मैं कई दफा बता चुका हूँ, गूगल ड्राइव लिंक का कंसेप्ट मेरे पास नहीं है, इसके लिए आपको हरीश सोमानी साहब को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फाइन। अच्छा देखिए, अब मिस्टर इकबाल, एज कितनी है? 45 ईयर्स है। अच्छा, चीफ इंजीनियर हैं लिस्टेड कंपनी में। अच्छा, उन्होंने क्या किया, फॉलोइंग एमॉल्यूमेंट्स, एमॉल्यूमेंट्स का मतलब बेसिक बेनिफिट्स वगैरह जो एम्प्लॉयमेंट के होते हैं। अच्छा, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, उसका एक पोर्शन पढ़े जरा इसको। मिल्क अलाउंस पर मंथ, ये एग्जाम क्वेश्चन का पार्ट है, मैंने नहीं बनाया है। 10,000 रुपए पर मंथ उन्हें मिल्क अलाउंस मिल रहा है। अच्छा, क्या आप इसको टैक्सेबल करेंगे? अच्छा चलें, काम करें, आप अपना जीमेल अकाउंट, अच्छा मुझे बताइएगा कि अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको गूगल का पासवर्ड मिलेगा, और आप यहाँ पर हैं इसका मतलब कि आप रजिस्टर्ड हैं। तो जरा काम करें, आप मेरा जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप का ग्रुप, उस पर आप मुझे अपना जीमेल अकाउंट भेज दें, तो मैं फिर एडमिन को भेज के कोशिश करता हूँ कि आपको उसका पासवर्ड मिल जाए, ठीक है, ओके, उसका लिंक मिल जाए। फाइन। अच्छा, अब एक और चीज देखिएगा, मिल्क अलाउंस आपने कहा टैक्सेबल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब इसकी जरा एक हम एनालिसिस करते हैं। देखिए, ये 2013 में क्वेश्चन आया ना। अच्छा, 10,000 रुपए पर मंथ, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में अगर आपका एक मिनट साहब, डज नॉट अटेंड फोन कॉल एनी स्टूडेंट प्लीज शेयर व्हाट्सएप लिंक आल्सो। अच्छा, व्हाट्सएप का लिंक भी अगर आपके पास नहीं है तो वो थोड़ा सा किसी स्टूडेंट से पता कर लें, इसलिए कि मुझे आईटी का इतना पता नहीं है, ठीक है। चलें बाहर। अच्छा देखिए, अब जो बात करते हैं वो ये कि इसके हम एनालिसिस करें, तो 25 वर्किंग डेज होते हैं ना, 10,000 डिवाइड करो 25 से, ये आपका हो गया 400 रुपीज पर डे। अच्छा, उस जमाने में दूध था 80 रुपए किलो, तो रोजाना ये बंदा 5 किलो दूध पी रहा है, 5 किलो दूध रोजाना ही पी रहा है, मिल्क अलाउंस मिल रहा है इसको, ठीक है, ओके। तो खैर अब इसकी अपनी मर्जी है। तो अब ऐसे में हुआ क्या कि आप इसको टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन आप टैक्सेबल करने के बाद क्या नीचे कुछ नोट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कैसे? आप ये कहेंगे चूंकि ये मिल्क अलाउंस है तो ये टैक्सेबल हो रहा है, लेकिन अगर इसको आप रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करने की सूरत दे दें तो एग्जाम हो जाएगा एफबीआर के ब्रोशर के मुताबिक।
यानी इसका मतलब क्या हुआ कि साहब 10,000 रुपए पर मंथ, 1,20,000 रुपए पूरे साल का। तो बेहतर ये नहीं कि मिल्क अलाउंस देने की बजाय भैंस खरीद के दे दो मिस्टर इकबाल को, खुद ही दूध निकालें खुद ही पिए, ठीक है। तो वो हो जाएगा फिर परक्यूजेड। और परक्यूजेड होने की सूरत में क्या होगा कि ये ओपनिंग पैराग्राफ में आकर के एग्जाम हो जाएगा। तो आप इस तरह का नोट लिखना पसंद करेंगे, कर सकते हैं, ठीक है। और उस नोट के आगे लिख दें फॉर सेल्फ एंजॉयमेंट ओनली, ठीक है। चलें, ये एग्जामिनर ने एक पॉइंट रखा, फिर बाद में एक और एग्जामिनर आया, उसको भी पॉइंट पसंद आ गया, उसने क्या किया देखिए। अब 2015 में मिस्टर पंसारी कंपनी सेक्रेटरी हैं सुकून लिमिटेड में। अच्छा, यहाँ मिल्क अलाउंस था, यहाँ पर क्या है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया। ओके, ऑलिव ऑयल के 2 कैन उसको हर महीने दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू है ईच कैन की 500। तो वो तो कॉमर्सानी 500 इंटू 2 इंटू 12 वो आप करके फिगर तो वर्कआउट कर लेंगे। क्या ये फिगर टैक्सेबल होगी? ये फिगर टैक्सेबल होगी? अच्छा ना, बात के साथ अलाउंस तो नहीं है, परक्यूजेड है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि ऑलिव ऑयल ना टी है ना कॉफी है, क्या ये रिफ्रेशमेंट में आ सकता है? ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्या वो रिफ्रेशमेंट में आ सकता है? तो ये हर एक का अपना अपना क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये रिफ्रेशमेंट में नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, चलें इसको भी आप क्लिक करना चाहें तो, ये आपकी बुक में मरहले नहीं होंगे। ठीक है, क्लिक कर लिया आप लोगों ने, आगे चलें। यस, देखिए अब है आपके पास प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। यहां पर आकर के परक्विजिट की डेफिनेशन खत्म हो गई। अब हम डेफिनेशन कौन सी स्टार्ट करें? प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं। पहला प्रोविडेंट फंड है, इस चैप्टर के आखिर में एक पूरा पैराग्राफ है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, उसका फिर ये एक पैराग्राफ है, ये इसको पढ़ लें। देखिए, ये है गोल्डन हैंडशेक। अच्छा, होता क्या है कि एक तो कि आप रिटायर हो तो आपको ग्रेजुटी मिले, उसका अलग से पैराग्राफ है, प्रोविडेंट फंड मिले, उसका अलग से पैराग्राफ है। लेकिन बात क्या होता है, वो अर्ली रिटायरमेंट आपको कर देते हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं। अच्छा, उसके लिए कॉमन टर्म क्या है? गोल्डन हैंडशेक पेमेंट। उसके लिए कौन सी फिगर है, अमाउंट कौन क्या कहलाती है? गोल्डन हैंडशेक। अच्छा, इसके डिफरेंट नाम है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट के रेफरेंस से कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी भी कहते हैं उसको, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। लेकिन जो कॉमन टर्म है वो कौन सी है? गोल्डन हैंडशेक स्कीम। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक स्कीम टैक्सेबल तो है, लेकिन उन्होंने एक बेनिफिट क्या दिया कि चूंकि गोल्डन हैंडशेक की फिगर थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है ना, ओके, तो रेट ज्यादा लग जाता है। तो उन्होंने बेनिफिट क्या दिया? वो ये दिया कि अगर आप चाहें तो उसको करंट ईयर इनकम में शामिल कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं, वो काम ये है, इसको पढ़ने जरा आप लोग। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बना सकते हैं, टैक्सेबल तो है, लेकिन इसको आप इनकम में शामिल ना करो, या शामिल करो नीचे से लेस कर दो, और इस पर टैक्स लगाओ अलग से। इस पर टैक्स जरा आप अलग से लगाइए। अच्छा, इस पर जो टैक्स लगेगा वो कैसे लगेगा? ये लगेगा लास्ट 3 इयर्स का एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और वो कैसे वर्कआउट करेंगे? लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी ऐड कर दें, पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम ऐड कर लें और डिवाइड कर दें उसको, ठीक है। तो ये स्कीम आपको कैलकुलेशन करवाते हैं। दूसरा एक और चीज का, इसमें कभी कभी एक बेनिफिट ऐसा भी होता है और सोचने का, वो ये है कि अगर किसी की सैलरी है 3,60,000 रुपए, ठीक है, पूरे साल की, तो टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि सैलरी में बेसिक एग्जम्पशन कितनी है? 6 लाख रुपए। अच्छा, गोल्ड हैंडशेक मिला 12 लाख रुपए, सैलरी होगी 1.56 मिलियन, अब तो टैक्सेबल है ना।
ठीक है, यही ऊपर वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो आप 360 को अलग कर दो, इस पे हो जाएगा नील। अब 12 लाख पे आप पिछले 3 साल का एवरेज लगाएं। अच्छा 99% चांसेस पता है क्या है कि इस साल अगर आपकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है और तो आपकी कोई इनकम है भी नहीं, पिछले 3 सालों में भी आपकी सैलरी बेसिक एग्जम्पशन के अंदर होगी। तो अब ऐसे में पिछले 3 सालों का एवरेज क्या बना, 0% एग्जाम हो गया। हाँ ये हो सकता है कि कोई एग्जीक्यूटिव हो, ओके, और उसकी पिछले 3 सालों में इनकम बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, तो उसका पिछले 3 साल का एवरेज ज्यादा आ रहा है, इस साल वो 2 महीने के बाद रिटायर हो जाए तो इस साल टैक्सेबल होना ज्यादा फिजिबल होता है। चलिए अब हम नमाज का ब्रेक कर रहे हैं और जरा एक काम कीजिएगा, वो ये कि एग्जैक्टली 15 मिनट्स के बाद, तो ये तकरीबन 7:33 के आसपास की फिगर बनेगी, हम इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं शेयरिंग फिलहाल खत्म करके मैं दोबारा इंशाल्लाह कर लूंगा। ठीक है, अच्छा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम क्लास को रिज्यूम करते हैं। अच्छा देखिए, इसको मैं दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। बात एक जनाब, गोल्डन हैंड शेक टैक्सेबल तो है, ओके, लेकिन इसकी टैक्सेबिलिटी के 2 तरीके हैं। या तो आप उससे अपनी टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर दें, तो वो जो भी नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से वो टैक्सेबल हो जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हैं, इसको आप बनाएं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ठीक है ना, आप उसको बना सकते हैं सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। अच्छा, सेपरेट ब्लॉक जब बनाएंगे तो उसका तरीका क्या होगा कि आप पिछले 3 सालों की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय पिछले 3 सालों की टैक्सेबल इनकम, ये आपको साझेगा लास्ट 3 इयर्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स, और ये आप अप्लाई करोगे उस सेपरेट ब्लॉक पर। तो इसमें एक एग्जांपल ये भी हमारी बन रही है कि अगर किसी की सैलरी है, जैसे वर्कर्स होते हैं आमतौर पर इनकी सैलरी जरा कम होती है, ठीक है, तो उनकी सैलरी है लेट्स से 3,60,000 फॉर द ईयर। अच्छा, उन्हें गोल्डन हैंडशेक मिल गया, उनको रिटायर किया जा रहा है, उनकी जॉब खत्म की जा रही है, और इस साल उन्हें मिल गया GHS यानी कि गोल्डन हैंडशेक 1.2 मिलियन। तो टैक्सेबल सैलरी अगर आप नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो 1.56 मिलियन हो गई, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर वाला ऑप्शन आप एक्सरसाइज करें तो 3,60,000 सेपरेट होगा, 1.2 मिलियन सेपरेट होगा। तो जब इस पर आप टैक्स लगाएंगे तो बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है, और 1.2 मिलियन पर आप पिछले 3 सालों का एवरेज रेट इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब 99.99% चांसेस क्या हैं कि अगर किसी की सैलरी इनकम, और तो इनकम कोई नहीं होती आमतौर पर वर्कर्स वगैरह की, जब बेसिक एग्जम्पशन के अंदर है तो पिछले 3 साल भी बेसिक एग्जम्पशन के अंदर होंगे।
ठीक है ना। तो आपका लास्ट ईयर का एवरेज क्या हो गया 0%। इट मीन्स कि ये पूरी फिगर आपके लिए एग्जाम हो जाएगी। चले एग्जाम ना भी हो तो रेट उसमें कम लग सकता है, लेकिन अब वो कौन सा केस है जिसमें आप कहें कि लास्ट ईयर का एवरेज रेट फिजिबल नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई एग्जीक्यूटिव है उसकी पिछले सालों में इनकम बहुत ज्यादा थी, एवरेज रेट उससे ज्यादा था, इस साल किया कि उसने जुलाई अगस्त 2 महीने काम किया और बोर्ड हैंडशेक लिए अलग हो गया, बाकी 10 महीने उसने कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि वो घर बैठ के हाथ धोता रहा। ओके, अच्छा, तो अब ऐसे में इस साल की इनकम में शामिल करना ज्यादा फिजिबल होगा, ठीक है ना। अच्छा, इस पर हमारी बुक में ये क्वेश्चन है 2015 आई कैप का। अच्छा, ये क्वेश्चन हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसको आप सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन अभी आपके सामने आ रहा है एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर, फिगर्स डिफरेंट थी, उसी पैटर्न पर आईसी में 2 दफा क्वेश्चन आ चुके हैं। जो क्वेश्चन आपका शेयर करते हैं, देखिए ना, क्वेश्चन ये है कि मिस्टर मुनीर, उन्होंने ए लिमिटेड से रिजाइन दे दिया विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2004, 6 महीने के बाद। ओके, अच्छा, उन्होंने फाइनल सेटलमेंट के तौर पे क्या रिसीव किया 1,50,000 एज लीव इन कैशमेंट, ये टैक्सेबल होता है। अच्छा, उसके बाद 4 मिलियन रिसीव किया गोल्डन हैंडशेक। ओके, अच्छा, वो भी टैक्सेबल है, लेकिन इसमें सेपरेट ब्लॉक वाला ऑप्शन एक्सरसाइज हो सकता है। अच्छा, फिर उनकी जो 6 महीने की सैलरी थी वो थी 3,50,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 6, ये हो गया 2.1 मिलियन। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, पिछले 5 सालों की आपको फिगर दी, ठीक है। अच्छा, वो फिगर क्या दी कि 2000 में, ठीक है ना, फिर 2001 में, 2 में, 3 में और 4 में, ये 5 फिगर आपको दे दी। अच्छा, आप चूंकि टैक्स ईयर 2005 की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ओके, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पिछले 3 साल कौन से होंगे, 2000, 2001, 2002 ये नहीं होंगे, 2004, 2003 और 2002। तो शुरू के 2 साल जो है वो आपके लिए बेकार हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है। ओके, अच्छा ना, तो अब ऐसे में एग्जामिनेशन में बैठ करके हो सकता है कि आप शुरू के 3 साल ले लें। अच्छा ना, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको उसका पैटर्न बता देता हूँ, सॉल्व करना आपका काम है, आंसर से हमारे उसको आप मैच कर लीजिएगा। ओके, अच्छा ना, देखिए करेंगे आप क्या, बेसिक सैलरी 2.1 मिलियन है, लीव इन कैशमेंट ये तो नॉर्मल मैनर में टैक्सेबल है। उसके बाद ये आ गया आपकी एक फिगर, फिर हमने इसमें ऐड कर दिया गोल्डन हैंडशेक, अब फिगर आपके साथ गया 6.25 मिलियन। अब मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, सॉल्व करना आपका काम होगा। ओके, अच्छा, क्या केस ये है कि आपका 2 ऑप्शंस हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन अगर आप ले लें कि जी नॉर्मल मैनर में टैक्सेबल करना है, तब तो आप क्या करें, 6.25 मिलियन पर कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल करें, 6.25 मिलियन पर कैटेगरी नंबर 2 इस्तेमाल कर लें। अच्छा, ये सैलरी केस ही होगा, इसलिए कि यहाँ तो सैलरी के अलावा और कोई इनकम ही नहीं है भाई, गोल्डन हैंडशेक भी तो सैलरी का पार्ट है ना, ये तो सैलरी केस होगा। तो आप एक काम क्या करेंगे, 6.25 मिलियन पर टैक्स वर्कआउट कर लें। दूसरा आपको पता है क्या करना पड़ेगा, अगर आप गोल्डन हैंडशेक को सेपरेट ब्लॉक बना रहे हैं तो 2.25 मिलियन पर तो आप नॉर्मल स्लैब इस्तेमाल करें कैटेगरी नंबर 2, और 4 मिलियन पे जब टैक्स वर्कआउट करें तो क्या करेंगे आप, यहां पर आते हैं, देखिए आप 2002, 2003, 2004 इन तीनों की टैक्स लायबिलिटी ऐड कर लें, फिर 2002, 2003, 2004 इन तीनों की टैक्सेबल इनकम ऐड कर लें, और टैक्स लायबिलिटी 3 साल की डिवाइड बाय 3 साल की टैक्सेबल इनकम, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे से 4 लाख से। तो अब आपके पास जो टैक्स आएगा, तो दोनों ऑप्शन में आप देखिए आपका टैक्स कितना आ रहा है, जिस ऑप्शन में आपका टैक्स कम होगा वो आपके लिए फिजिबल है,
क्योंकि ऑप्शन दिया गया है इसको एम्प्लॉय को। तो जिस ऑप्शन में आपकी टैक्स लायबिलिटी कम होगी वो आपके लिए फिजिबल होगा। तो अब एक काम करेंगे आप, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें, ऑप्शन 1 के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालें, ऑप्शन 2 के हिसाब से निकालें, और फिर देखें कौन सा ऑप्शन फिजिबल है। और उसके बाद फिर आप ये करेंगे कि हमारे आंसर चैप्टर के एंड में आंसर गिवन है, हमारे आंसर से आप इसको मैच करके देखें और देखें कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो फिर दोबारा से उसको सॉल्व करें। ओके, चलें, ये आंसर देखना आपका अपना काम है, ठीक है। ओके, अच्छा ना, अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना आपका अपना काम है। अब देखिए इस तरह से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम कॉन्सेप्ट्स को जरा आगे बढ़ाते हैं। तो हम देख रहे थे प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी की डेफिनेशन। उसमें पहला पोर्शन था पीएफ, वो बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा पोर्शन था गोल्डन हैंडशेक, वो हमने डिस्कस कर लिया। तीसरा पोर्शन ये है कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। फिर ओपनिंग पैराग्राफ से मिला के दोबारा पढ़ें तो कंसिडरेशन फॉर एन एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन, और फिर तीसरा पढ़ें तो अरेस्ट्रिक्टिव कॉवेनेंट। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, सुने जरा। कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एंटर इनटू एन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। अच्छा, कब होगा? जब आप एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में एंटर होने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन रिसीव करें। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? जब इंशाल्लाह आप लोग आईसी में क्वालिफाई करेंगे तो जैसे आप रिजल्ट आएगा उसके चंद घंटों के बाद आपके घर के बाहर मल्टीनेशनल कंपनीज के डायरेक्टर्स खड़े होंगे और इंसिस्ट करेंगे प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लें। और आप कहेंगे ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कितनी दे रहे हो बताओ पहले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मूड है या नहीं ज्वाइन करने का आपको। तो क्या ऐसा हो सकता है? सोचना ही मत, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, अच्छा एक कंपनी है बी लिमिटेड, तो अब ऐसे में अगर आप बी लिमिटेड के अगर आप बी लिमिटेड के एम्प्लॉय इंजीनियर है, मैं ए लिमिटेड हूं और मैं चाहता हूं कि आप बी लिमिटेड को छोड़ के मेरे पास आ जाएं, तो फिर नॉर्मली इस तरह की अरेंजमेंट में कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की जाती है, ठीक है ना। कि आपको कोई, आप एक जगह जॉब कर रहे हैं, कोई दूसरा एम्प्लॉयर आपको ऑफर करे तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट डिमांड की जाए तो और पे कर दी जाए तो वो साले का पार्ट होगा। अच्छा, इसे किसी से कौन सा, मैं दोबारा मिला के पढ़ेंगे ऊपर से ही। कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयज एग्रीमेंट टू एनी कंडीशन। अच्छा, जब आप जॉब पे जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह होता है, तो वो आपको देते हैं एम्प्लॉयमेंट लेटर, ठीक है, जॉब एग्रीमेंट। अच्छा, उसमें बहुत सारी कंडीशन होती है ना, तो हो सकता है कि वो कंडीशन आपको पसंद ना आए और आप कहें या तो ये कंडीशन निकालो या मैं इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लूंगा, तो हो सकता है वो आपको निकाल दें, ठीक है ना। लेकिन बात, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन हो जिससे आप एग्री ना कर रही हो तो आप कह सकते हैं या तो इसको निकालिए या फिर इसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें, ठीक है। तो अगर आपने कोई कंडीशन एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंसिडरेशन रिसीव किया है तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा। इसे किसे, ये पढ़ने जरा। अच्छा, ओपनिंग से मिला के पढ़ना है। देखिए, कॉवेनेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट का कोई क्लॉज हो ना, उसको कहते हैं कॉवेनेंट। और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आपके एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट में या वैसे भी कोई ऐसा आप क्लॉज एक्सेप्ट करें कि जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हो किस पर, आपके पास एम्प्लॉयमेंट पर, प्रेजेंट पर या फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पर। अच्छा, तो ये कैसे हो सकता है, सुना जरा। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट पर रेस्ट्रिक्शन तो ये होती है कि आप इतने साल तक हमारे पास से जॉब नहीं छोड़ेंगे,
कुछ कंपनीज क्या करती हैं, बाकायदा इसका बॉन्ड भरवाती हैं, तो उसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दे सकते हैं। तो अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट दी जा रही है तो वो आपके लिए सैलरी का पार्ट बनेगा और टैक्सेबल सैलरी का पार्ट होगा। अच्छा, पास्ट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का क्या कंसेप्ट है, सुना जरा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो एग्जाम में आ चुकी है। अच्छा ना, एग्जांपल ये है कि कोई कंपनी थी, उसका कोई इंजीनियर था, वो जॉब कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, हो सकता है कि वो किसी और जगह से जॉब छोड़ के आया हो। ओके, अब जब उसने यहां से भी रिजाइन दिया तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स को खतरा हुआ कि साहब ये इंजीनियर है और हमारे सारे सिस्टम तो जानता ही है, जो जो हम काम करते हैं वो सारे इसके फॉर्मूले वगैरह सब उसको पता है, तो ये कहीं और ज्वाइन कर लेगा तो फिर हमारे सारे जो राज हैं, जो सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं, वो तो किसी और के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने उसको बुलाया, उसको बोला कि काम करो कि तुम 6 महीने तक या 1 साल तक किसी और इंजीनियरिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे। कोई आम शाम कंपनी ज्वाइन कर लो, चोरी कर लो, डाके डाल लो, जो तुम्हें करना करो, लेकिन आप किसी इंजीनियरिंग कंपनी को ज्वाइन नहीं करोगे, और इसके लिए हम आपको दे रहे हैं 24 लाख रुपए। तो उसने कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसने 24 लाख रुपए ले लिए। तो अब सुनो, ये इसने 24 लाख रुपए क्यों लिए? अपनी पास एम्प्लॉयमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वो, कि मैं अपने प्रीवियस इंजीनियरिंग कंपनी के पास नहीं जाऊंगा, और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट पर भी रिस्ट्रिक्शन लग रही है कि फ्यूचर में कोई इंजीनियरिंग कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऐसी कोई लिमिटेशन लाइफ टाइम के लिए नहीं हो सकती, लेकिन कुछ अरसे के लिए हो सकती है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि ऐसी जो चीजें आपके सामने हैं, किसी भी चीज के लिए अगर एक्स्ट्रा कंसिडरेशन रिसीव किया जाएगा तो क्या आपकी सैलरी का पार्ट होगा? द आंसर इज यस। ओके, अच्छा ना, अभी तक आप देख रहे हैं कि हम सैलरी के बेसिक कंसेप्ट्स पर हैं। अभी हमने सैलरी के स्पेसिफिक कंपोनेंट्स स्टार्ट नहीं किए, ठीक है। हर आज इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद अब ये एक कंसेप्ट है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। इसके 3 पैराग्राफ्स हैं, मैं तीनों को अलग अलग पढ़ लेता हूँ। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। Any amount of per visit shall be treated as received by an employee from an employment, regardless of whether the amount of per visit is paid or provided by the employee's employer. अच्छा देखिए, अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप जॉब कर रहे हैं ए लिमिटेड में, ठीक है ना। अच्छा, ए लिमिटेड आपको कोई बेनिफिट दे, क्या वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा? यस, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर बी लिमिटेड, जिसके आप एम्प्लॉय नहीं है, वो आपको बेनिफिट दे, क्या आपकी सैलरी का पार्ट होगा? डिपेंड करता है कि अगर ए लिमिटेड जो कि आपका एम्प्लॉयर है और बी लिमिटेड दोनों एसोसिएट हों। अच्छा, एसोसिएट का मतलब यहाँ पर हो गया ग्रुप कंपनीज, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। आपको पता ना, हबीब कंपनीज हैं, दाऊद ग्रुप की इतनी कंपनीज हैं, वली के ग्रुप की इतनी कंपनीज हैं, तो एक ग्रुप के तो 12 कंपनीज हैं। तो ये हो सकता है कि कोई एक कंपनी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें और बाकी ग्रुप की तमाम कंपनीज के एम्प्लॉय उसको अवेल करें। तो अगर आपके एम्प्लॉयर का कोई एसोसिएट है, वो बेनिफिट दे, वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होता है। ओके, अच्छा, उसके बाद आप एक और एग्जांपल सुनिएगा। आप ए लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, ए लिमिटेड तो आपका एम्प्लॉयर है, बी लिमिटेड उसका एसोसिएट है, लेकिन जेड लिमिटेड ना आपका एम्प्लॉयर है ना एम्प्लॉयर का एसोसिएट है, थर्ड पर्सन है, वो आपको बेनिफिट दे, क्या आपकी सैलरी का पार्ट होगा? अगेन डिपेंड करता है कि इस बेनिफिट का अरेंजमेंट किसने किया था। अगर अरेंजमेंट आपके एम्प्लॉयर ने किया या उसके एसोसिएट ने किया है तो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा। तो चलिए काम करें, कि ए आप पढ़ लें पैराग्राफ, फिर मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, खासतौर पर थर्ड पार्टी वाली। देखिए नाम, मेडिकल, आपके मेडिकल के एक्सपेंसेस कंपनी रिइंबर्स करती है, वो आपकी सैलरी का पार्ट है। अच्छा, कितना एग्जाम है, कितना टैक्सेबल है, वो तो बाद में देखेंगे ना। लाता हूँ सैलरी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सैलरी का पार्ट है। अच्छा, अब कुछ कंपनीज पता क्या करती हैं, बजाय इसके कि हम आपको आपके बिल रिइंबर्स करके दें, कंपनी क्या करेगी,
किसी इंश्योरेंस कंपनी से ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस करवा लिया, क्योंकि कंपनी इंश्योरेंस पे करेगी, लेकिन आपके मेडिकल बिल कौन रिम्बर्स करेगा? इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स करेगी। ओके, अब ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी है, ना आपका एम्प्लॉयर है ना आपके एम्प्लॉयर के एसोसिएट है, लेकिन इसका बेनिफिट, ये बेनिफिट है क्या इसका अरेंजमेंट एम्प्लॉयर ने कराया? यस, तो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ओके, इसके बाद ये पढ़े जरा, बाय अ पास एम्प्लॉयर और अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, यानी आपका करंट एम्प्लॉयर तो है ही, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयर भी आज आपको कोई पेमेंट करे तो वो सैलरी का पार्ट होगा। सुने, पेंशन जब आपको मिलती है तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है, पेंशन कब मिलती है आपको? एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद। तो पेंशन मिल रही है किससे? पास एम्प्लॉयर से। क्या वो सैलरी का पार्ट है? सैलरी का पार्ट तो है, टैक्सेबल होगा, एग्जम्प्ट होगा, कंडीशन क्या है वो आगे जाके देखेंगे। अच्छा, अब ये पास एम्प्लॉयर समझ में आ गया। प्रोस्पेक्टिव यानी कि फ्यूचर एम्प्लॉयर, ये कैसे हो सकता है? यानी अभी तो एम्प्लॉयमेंट आपकी शुरू नहीं हुई, तो इसका केस सुनिएगा, ये बहुत स्पेसिफिक केस है। देखिए, मैं केस बना देता हूँ। आप कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, अच्छा, वही बिजनेस कोई कंपनी कर रही है, यार उसका बड़ा बिजनेस है, तो उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया कि काम करें, आप अपना बिजनेस करें बंद और हमें आप ज्वाइन कर लें। आपने कहा ठीक है, ये बताओ एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? उन्होंने कहा इसके लिए हम आपको देंगे 12 लाख रुपए अलग से, सैलरी तो बाद में मिलेगी ज्वाइनिंग के बाद, लेकिन हम आपको इनिशियली क्या देंगे? 12 लाख रुपए देंगे। आपने कहा चलें, डन, एग्रीड। लेकिन एग्रीमेंट ये हुआ कि आप ज्वाइन करेंगे 1 जुलाई से, लेकिन आपको अपना बिजनेस बंद करने में टाइम लगेगा, तो आपकी जॉब स्टार्ट होगी 1 जुलाई यानी कि नेक्स्ट ईयर से। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इसी साल आपको जो है वो उन्होंने जून के एंड में वो 12 लाख रुपए दे दिए, तो अब फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट जो भी आपकी स्टार्ट में नहीं हुई है, क्या उसका आपको पहले से कोई बेनिफिट मिल सकता है? मिल सकता है, वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होने से पहले भी अगर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट आपको पहले से मिल जाए तो वो भी आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ओके, अच्छा, आप देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें, उसका एक बैकग्राउंड सुनिएगा, फिर पढ़ेंगे बाद में। देखिए केस ये है कि आप हैं मिस्टर जेड, ओके, कंपनी है ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड मिस्टर जेड को बेनिफिट दे तो मिस्टर जेड की सैलरी का पार्ट बनेगा। ए लिमिटेड बेनिफिट दे मिस्टर वाई को, तो क्या वो मिस्टर जेड की सैलरी में आएगा? डिपेंड करता है अगर मिस्टर जेड और वाई दोनों एसोसिएट हैं तब। ओके, अच्छा, और यहाँ इंडिविजुअल के हिसाब से एसोसिएट का मतलब क्या होता है? फैमिली मेंबर्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। ओके, तो ये आपको पता हमारे कॉमन होता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपके मेडिकल बिल भी और आपके भी बच्चे, आपके पेरेंट्स, उनके मेडिकल बिल भी कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। अच्छा, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं आपके बच्चों की स्कूल फीस कंपनी पे कर रही है, क्या वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा? यस। क्या आप कह सकते हैं बच्चों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? कह तो सकते हैं, ठीक है ना लेकिन इसके लिए फिर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी जिसमें आपकी वाइफ भी मेंबर होंगी। ओके, अच्छा ना, इसको पढ़ लें आप जरा। तो असल कंसेप्ट क्या है? आपके एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ही पेमेंट की जाएगी आपको या किसी और को, वो आपकी सैलरी का पार्ट होगा। ठीक है, अच्छा ना, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एम्प्लॉय की डेफिनेशन आसान है, एम्प्लॉय की डेफिनेशन आसान है, असल एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है ना। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स, मैं काम करूंगा इसको पैरा सी से स्टार्ट करता हूं। देखिए पैरा सी क्या है? द होल्डिंग और एक्टिंग इन एनी पब्लिक ऑफिस,
तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो तो हैं, लेकिन अगर कोई मिनिस्टर है तो क्या उसके पास कोई पब्लिक ऑफिस है? बिल्कुल है। तो मिनिस्टर को जो कुछ मिल रहा है वो भी उसकी सैलरी है। मिनिस्टर ये नहीं कह सकता कि मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं, बिल्कुल वो एम्प्लॉय कहलाएगा, वो एम्प्लॉय बिल्कुल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी के से बी, अ पोजीशन एंटाइटलिंग द होल्डर टू अ फिक्स और एसेंडेबल रेम्युनरेशन। तब सुने, अगर एक मतलब आप एम्प्लॉय बन जाए, एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, तो यहाँ से वो आपको बता रहे हैं कि आपकी सैलरी फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, एसेंडेबल। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कंपनीज में सेल्स डिपार्टमेंट में जो सेल्स मैनेजर काम करते हैं उनकी फिक्स सैलरी तो बहुत कम होती है ना, और उनको हर मिलता है कमीशन, तो हर महीने कमीशन की फिगर डिफरेंट होती है। जो उन्हें चेक मिलता है हर महीने वो डिफरेंट फिगर का मिलता है, लेकिन क्या वो एम्प्लॉय कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे। अच्छा, उसके बाद अब आइए नंबर ए, डायरेक्टरशिप। तो अब सुने जरा, अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप एम्प्लॉय हैं। अब दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो होता है कोई फुल टाइम डायरेक्टर हो तो वो तो वैसे भी एम्प्लॉय होता है, लेकिन अगर कोई पार्ट टाइम डायरेक्टर है, कोई एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, कोई नॉमिनी डायरेक्टर है, ओके, तो सुनो, वो आमतौर पर सैलरी नहीं लेते, लेकिन अगर वो डायरेक्टरशिप मीटिंग अटेंड करने की फीस लेते हैं तो वो भी उनकी सैलरी इनकम का पार्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉई है। तो अगर वो मीटिंग में अटेंड करेगा डायरेक्टर की कैपेसिटी में, तो बेसिकली वो एम्प्लॉई है, तो वो एम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट ले रहा है, तो वो उसकी सैलरी का पार्ट होगा। इसे किसी कोई डायरेक्टर रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, उसने वन टाइम कोई सर्विस प्रोवाइड की और पैसे ले लिए, तो वो तो फिर वो भी एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएगा, और वो जो उसको वन टाइम पैसा मिल रहा है वो भी उसके लिए टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। ओके। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज है डायरेक्टरशिप के बाद, और एनी अदर ऑफिस इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो सुने, अगर कंपनी ने आपको एम्प्लॉय बना लिया फिर तो आप हो गए, लेकिन बात क्या होता है कि कुछ लोग इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सुने गौर से, अगर कोई इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो आप उसको कोई जॉब टाइटल तो नहीं देंगे ना मैनेजमेंट में। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई आईसी में क्वालिफाइड है और वो क्या कहते हैं उसको कहा जा रहा है चीफ अकाउंटेंट, तो चीफ अकाउंटेंट का मतलब क्या हुआ, आपकी एक डेजिग्नेशन हो गई मैनेजमेंट में, तो फिर आप एम्प्लॉय कहलाएंगे। अच्छा, तीन कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है नहीं, तीनों में से कोई एक चीज भी अगर हो जाएगी तो फिर आप एम्प्लॉय कहलाएंगे। आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट पैराग्राफ के आखिर में और लिखा हुआ है, तो कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो फिर आप एम्प्लॉय कहलाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आप आएंगे, और आपको जो पैसा मिलेगा वो सैलरी का पार्ट बनेगा। ओके। इसके बाद फिर अच्छे आसान, इसको पढ़ने आप जरा। देखिए, अगर आप सर्विसेज पाकिस्तान में रेंडर कर रहे हैं तो जो सैलरी मिलेगी वो पाकिस्तान सो सैलरी कहलाएगी, चाहे पाकिस्तान में पेमेंट हो उसकी या बाहर पेमेंट हो। ठीक है। तो यही वजह है कि अगर मैं इस पैराग्राफ की बात करूं कि जो हमारे यहाँ फॉरेनर आते हैं, मिसाल के तौर पर कोई अमेरिकन आ गया, अच्छा उसने यहाँ पे जॉब की, अब उसकी सैलरी है $10,000। अच्छा, पाकिस्तान में उसको पता है इतने पैसों की जरूरत नहीं है, तो उसने अपने एम्प्लॉयर से कहा $1,000 तो मेरे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में जमा करा दो और $6,000 मेरे अमेरिकन बैंक अकाउंट में जमा करा दो। तो अब ऐसे में पाकिस्तान में टैक्सेबल कितना होगा? पूरा 10,000, तो उसने सर्विसेज पाकिस्तान में रेंडर की हैं। दूसरा केस क्या है, अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है वो सर्विसेज पाकिस्तान में प्रोवाइड करे या बाहर प्रोवाइड करे, वो उसकी पाकिस्तान सो सैलरी अजूम की जाएगी, तो उसको तो टैक्स पाकिस्तान में ही पे करना है। और आमतौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टिंग होती है उनकी बाहर इनकम एग्जम्प्ट होती है। आगे एक जगह आपको लिखा हुआ नजर आएगा कि जो पाकिस्तान में भी फॉरेन गवर्नमेंट के नॉमिनीज हैं, ऑफिशियल असाइनमेंट पर आए हों, वो पाकिस्तान में टैक्स पे नहीं करते। देखो दो चीज होती है, एक तो कोई फॉरेनर आ गया तो वो अलग बात है,
और कोई फॉरेनर आया गवर्नमेंट के बिहाफ पर, तो वो अलग केस होता है। अगर कोई वैसे ही फॉरेनर आ जाएगा, जॉब करेगा, वो तो टैक्स पे करेगा। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आता है और गवर्नमेंट की ऑफिशियल पोस्टिंग हो, जैसे मुख्तलिफ एम्बेसीज होती हैं, ओके, अच्छा ना, उसके बाद अब ये कंसेप्ट है, मैं इसको पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसको मैं सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो सुने गौर से, सैलरी रिसीव्ड इन एरियर। अच्छा, एरियर की कई शक्लें होती हैं, मैं एक आपको डिस्कस कर देता हूँ। बोनस, अच्छा, एम्प्लॉयज को हर साल बोनस मिलता है, ठीक है, ओके, और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है बोनस मिलेगा हर साल। लेकिन हुआ क्या कि पिछले साल कंपनी की हालत जरा सही नहीं थी, फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं थी, तो पिछले साल उन्होंने बोनस नहीं दिया, और ये आपसे वादा किया था कि अगर हालात सही हो गए तो हम आपको अगले साल 2 बोनस दे देंगे, ठीक है ना, इस साल का बोनस भी अगले साल आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस साल क्या हुआ कि हालात सही हो गए, तो कंपनी ने क्या किया, इस साल का बोनस भी दिया आपको और पिछले साल का बोनस भी दिया। तो पिछले साल का बोनस जब आप इस साल रिसीव करेंगे, उससे हम कहते हैं सैलरी रिसीव्ड इन एरियर्स, ओके। अब यहां पढ़ चुके हैं कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, ठीक है ना, तो पिछले साल का बोनस इस साल टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। अच्छा, जब पिछले साल की फिगर आप इस साल टैक्सेबल करेंगे, तो हो सकता है कि आप पर टैक्स बर्डन इंक्रीज हो जाए। अगर आप पिछले साल टैक्सेबल करते तो टैक्स कम लगता, इस साल टैक्सेबल करने की वजह से आप पर टैक्स ज्यादा लग रहा है। तो इस केस में उन्होंने कहा ठीक है, चलें, ऑप्शन आपके पास है कि आप उसे पिछले साल के रेट पर ही टैक्सेबल कर दो। अच्छा, पिछले साल तो खत्म हो गया, फिर क्या करेंगे आप, पिछले साल के बोनस को इस साल की इनकम में शामिल ना करो, या सिर्फ शो कर दो प्रेजेंटेशन के लिए, और उस पर टैक्स अलग से कैलकुलेट करो। कौन सा, पिछले साल का जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट था वो आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका टैक्स जरा कम हो जाएगा। तो अगर आप ये वाला पैराग्राफ पढ़ लें, तो ये हमने जरा सिंपल मीनिंग में लिख दिया है, सिंपल वर्ड में लिख दिया हुआ है कि सैलरी टैक्सेबल तो होती है रिसीट बेसिस पर, लेकिन अगर आपका टैक्स बर्डन इंक्रीज हो रहा हो, तो फिर आपका ऑप्शन है कि आप उसको एक्रूअल बेसिस पर, यानी कि पिछले साल का रेट आप लगा दें, तो इतना काफी है, ठीक है। चलें, अब हम एक काम करते हैं, वो ये कि यहाँ पर आकर के हमारे सैलरी के बेसिक आंसर्स मुकम्मल हुए, जो आपने देखा लंबे चौड़े थे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, अब हम उनकी बात करते हैं कि अगर कंपनी आपको रहने के लिए घर दे तो कैसे टैक्सेबल करेंगे, कंपनी आपको हाउस रेंट अलाउंस दे तो टैक्सेबल कैसे करेंगे, कंपनी आपको यूज करने के लिए कार दे तो उसका बेनिफिट कैसे टैक्सेबल होगा, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। चलें जनाब, कंपनी आपको रहने के लिए घर दे रही है। अच्छा तजीन, आप जरा ये क्वेश्चन आंसर में क्वेश्चन कर लें तो मैं इसका रिप्लाई दे दूंगा। तो आप क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, ये केस क्या है कि जब इंशाल्लाह आप कहीं जॉब करेंगे तो कंपनी आपको ऐसा घर रहने के लिए दे सकती है। अच्छा, इसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं, इसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स भी हैं। तो चलेंगे, जब इंशाल्लाह आप जॉब करेंगे आईसी में क्वालिफाई करने के बाद, क्या आपको ऐसा घर मिल सकता है? थोड़े जवाब दें ताकि मैं देखूं आप सो रहे हैं जाग रहे हैं, क्या है क्या। आवाज आ रही है आप लोगों को? ऐसा घर मिल सकता है इंशाल्लाह, ठीक है सर जी, मिल सकता है, ठीक है। इससे अच्छा सर इंशाल्लाह, ओके, ठीक है ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। अल्लाह ही जाने सर, हमारे नसीब अच्छे काम करेंगे। आपके पास अगर कहीं पानी हो तो चेहरे पर जरा पानी मार लो ताकि आप जाग जाएं, ठीक है।
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये घर आपको पता कब मिलता, अगर आप गौर से सुनना, अगर आप पढ़ने लिखने में टाइम जाया नहीं करते, ठीक है, पॉलिटिक्स में जाते, कोई पार्टी ज्वाइन करते और नैब आपके पीछे पीछे भाग करके इस घर में आती फिर, ठीक है, चले बहरहाल वो तो टाइम गुजर गया। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। अच्छा, किसी ने लिखा है ऑलरेडी है, तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे सर्वेंट क्वार्टर की बात कर रहे हो। गुड। अच्छा, इतना बड़ा घर करना क्या है, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे, ठीक है, चले। अच्छा जनाब, अब जो खत्म, अब सीरियसली सुने जरा। अकोमोडेशन किसे कहते हैं, दो तरीके से, कि या तो कंपनी के अपने घर हों और वो आपको रहने के लिए प्रोवाइड करे, जैसे कि स्टील मिल के अपने घर हैं, स्टील मिल के अपने रेजिडेंशियल कॉलोनीज हैं। इसी से हमने नेशनल रिफाइनरी में अगर आपको भी आपको जाने का इत्तेफाक हो तो स्टील मिल जैसा तो बड़ा एरिया नहीं है, लेकिन छोटा मोटा एरिया उनका भी है कि एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने घर बनाए हुए हैं। तो अगर रहने के लिए आपको घर दे दें तो उस टाइम कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि पर गुजरे। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी ये कहे कि जी घर तो हमारे पास नहीं है लेकिन हम आपको घर देना चाहते हैं, तो क्या करें, आप कोई घर किराए पे ले लो, ओके, और उसका किराया एग्रीमेंट भी आप अपने नाम पे बनाओगे, लेकिन उसका जो किराया है, जो उसका रेंट है, वो कंपनी पे कर देगी। तो उसे भी हम कहते हैं अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर। हाँ, एक और केस क्या होता है, कंपनी ज्यादातर ये करती है अपने एम्प्लॉयज को कि एक अमाउंट हर महीने फिक्स देती है, रेंट ज्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे हम कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस इन कैश। उससे हम क्या कहते हैं, तो हाउस रेंट अलाउंस इन कैश के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर हाउस रेंट अलाउंस इन कैश है तब तो वो फुली टैक्सेबल है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो आगे जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या है जरा देखिए कोई। अच्छा, अब सुनिए गौर से, कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया, तो उसका जो फेयर मार्केट रेंट है, कि अगर आप खुद ये घर किराए पे लेते तो रेंट कितना पे करते आप, वो बच गया आपका घर, उसकी सेविंग हो गई, तो वो आपके लिए होगा टैक्सेबल, ओके। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपने वो घर किराए पे लिया और रेंट कंपनी पे करिए, तो जो कंपनी रेंट पे करी वो टैक्सेबल होना चाहिए। तो उन्होंने पता क्या किया, फेयर मार्केट रेंट भी छोड़ दो, कंपनी जो एक्चुअल रेंट पे करिए उसको भी छोड़ दो, तो फिर टैक्सेबल क्या करें, उनका टैक्सेबल करो ये। अब मैं इसको पढ़ूंगा, देखिए, द वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर शैल बी टेकन एज इक्वल टू द अमाउंट दैट, यहां से स्टार्ट हुआ कि आप टैक्सेबल क्या करोगे, दैट वुड हैव बीन पेड बाय द एम्प्लॉयर इन केस सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। ये लॉ की वर्डिंग है, ओके। द अमाउंट that would have been paid by the employer in case such accommodation was not provided। यानी अगर ये आपको घर प्रोवाइड नहीं किया जाता तो आपको कैश कितना मिलता, वो अमाउंट टैक्सेबल होगी। अच्छा, इसका कंसेप्ट पता है क्या, सुने गौर से। एक कंपनी है ए लिमिटेड, ओके। अच्छा, वो ज्यादातर लोगों को देते हैं हाउस रेंट अलाउंस इन कैश, ओके, और कुछ लोगों को अकोमोडेशन में दे रहे हैं। अच्छा, जब वो देते हैं हाउस रेंट अलाउंस इन कैश, तो उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। मिसाल के तौर पर कम ए लिमिटेड ने पॉलिसी बनाई कि जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है उसका उसको 55% हाउस रेंट अलाउंस इन कैश मिल जाएगा। तो पॉलिसी क्या बनाई उन्होंने, जिसकी जितनी बेसिक सैलरी है उसका उन्हें 55% ऑफ बेसिक सैलरी अलाउंस मिल जाएगा। तो ऐसे में आपने अलाउंस नहीं लिया, आपने अकोमोडेशन ले ली, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते तो कैश कितना मिलता, बेसिक सैलरी का 55%। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे एम्प्लॉइज जो अलाउंस ले रहे हैं, तो जो अमाउंट उनके लिए टैक्सेबल है 55% बेसिक सैलरी, वही आपके लिए भी टैक्सेबल होगी। तो ये नोशनल फॉर्मूला है, आपको 55% बेसिक सैलरी मिल नहीं रहा है, इसलिए क्या किया, द अमाउंट दैट वुड हैव पेड, कि अगर आप अकोमोडेशन नहीं लेते तो इतनी अमाउंट आपको मिल नहीं रही है,
टैक्सेबल क्या होता, जितनी अमाउंट मिलती वही अमाउंट टैक्सेबल होती हो जाएगी। ओके, अच्छा अब एक और केस सुनिएगा, बी लिमिटेड। अच्छा बी लिमिटेड जो है उसका अपना, अच्छा नोशनल फॉर्मूला क्या होता है? नोशनल फॉर्मूला ये है कि एक अमाउंट जो आपको बताई जा रही है वो टैक्सेबल है, वो एक्चुअल फिगर नहीं है। जैसे सुने, अगर आपने अकोमोडेशन ले ली तो क्या आपको 55% बेसिक सैलरी की फिगर मिल रही है? नहीं मिल रही ना। उन्होंने कहा लेकिन अगर जो अमाउंट मिलती वही अमाउंट आप टैक्सेबल कर दें, मिल नहीं रही आपको। तो नोशनल का मतलब क्या होता है, फर्ज करना। फर्ज हम ये करें कि वही अमाउंट हमें मिल जाती। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल सुनिएगा। अगर एक है कंपनी बी लिमिटेड, अच्छा अब ये हाउस रेंट अलाउंस इन कैश, इसकी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, इसकी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। ओके, तो अब ऐसे में बी लिमिटेड का फॉर्मूला ये है कि वो अपने स्टाफ को देते हैं 35% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अपने स्टाफ को कितना दे रहे हैं? 35% ऑफ बेसिक सैलरी। तो अब ऐसे में अगर यही पैराग्राफ आप इस्तेमाल करें तो बी लिमिटेड के जिस एम्प्लॉय ने अकोमोडेशन ले लिया उसके टैक्सेबल कितना होना चाहिए? 35% बेसिक सैलरी। लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने एक मिनिमम लिमिट लगा दी, और वो क्या लगाई? वो ये लगाई कि अगर आप अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपके केस में एक मिनिमम फिगर है, इससे कम टैक्सेबल नहीं होगी। वो क्या है? The value taken for this purpose shall not be less than 45% of basic salary. MTS की बात बाद में करते हैं, ठीक है? ओके, 45% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपकी टैक्सेबल फिगर 45% ऑफ बेसिक सैलरी से टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉइज अलाउंस ले रहे हैं उनके लिए टैक्सेबल कितना है? 35%। लेकिन जो अकोमोडेशन ले रहा है उसके लिए टैक्सेबल कितना है? 45% बेसिक सैलरी। अच्छा, तो अब तक के डिस्कशन में काम करें, जरा एक चीज आप लिखें, आपका रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, आप भी जाग रहे हो, ये भी जरूरी है, ठीक है? अच्छा देखिए, मैं एक चीज और ये देख रहा था इससे पहले कि मैं आपको फॉर्म लिखाऊं, हमारे यहाँ शुरू में पार्टिसिपेंट ज्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। तो जो रीजन मुझे नजर आ रही है वो ये है कि हमने चूंकि गूगल ड्राइव पर पहले से लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो आई एम श्योर कि उन्होंने देख ली होंगी, और अगर देखने के बाद वो सेटिस्फाइड हैं, समझ में आ गया, तो फिर उन्हें जूम क्लास की जरूरत ऐसे नहीं है। लेकिन इसमें एक बात सुन लीजिएगा, वही कि आईसी में की जो मैनेजमेंट है वो जूम के जरिए आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रही है। तो कभी भी ऐसा हो सकता है वो कहें कि आपने जूम की जो क्लासेस हैं कितने % से कम अटेंड की हैं, तो सॉरी आपको एडमिट कार्ड नहीं मिल सकता, ये हो सकता है, ठीक है ना? क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि 80% या 75% है कि उतनी अटेंडेंस आपकी लाजमी है, ठीक है? तो इसको जरा थोड़ा सा ख्याल रखें। गूगल ड्राइव पे जो हमने आपको लेक्चर्स अपलोड करके दे रहे हैं उसको आप रिवीजन के तौर पे ले लें, कम से कम क्लास टाइम में आप बैठ जाएं जूम के ऊपर, या जूम ऑन करके सो जाओ, जो करना है करो, लेकिन करो। ओके, अच्छा ये मेरी को ऑफिशियल एडवाइस नहीं है कि जूम ऑन करके सो जाओ। ओके, अच्छा ना, अब उसके बाद अच्छा मैं आपको लिखवा रहा था, सॉरी, वो क्या था, आप हेडिंग डालें टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। हेडिंग डालेंगे क्या? टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, ये दोगे हेडिंग। अब इसके नीचे आप लिखें अच्छा क्या लिखेंगे कि हाउस रेंट अलाउंस एज पर पॉलिसी, बल्कि लिखेंगे परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एज पर पॉलिसी, परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एज पर पॉलिसी, और 45% ऑफ मिनिमम ऑफ टाइम स्केल, बल्कि सॉरी 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। एमटीएस सभी डिस्कस करना बाकी, ठीक है? तो क्या लिखा आपने? परसेंटेज ऑफ हाउस रेंट अलाउंस एज पर पॉलिसी और
45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर लिख लिया आप लोगों ने। ओके अच्छा, अब उसके बाद ये जो है ना मिनिमम टाइम स्केल, ये कंसेप्ट क्या सुने जरा। बैंक्स वगैरह में, गवर्नमेंट में और कुछ अदर कंपनीज में बाकायदा इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि बेसिक सैलरी आपकी टोटल है 744,000, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50,000-6,000-80,000। तो बेसिकली इसमें जो 50,000 है वो क्या है, वो है स्टार्टिंग बेसिक सैलरी। तो सुने जरा, होता ये है कि जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं उसमें आप मैनेजर हैं, तो आप तो कई सालों से काम कर रहे हैं, तो आपकी बेसिक सैलरी तो इंक्रीज हो गई है। लेकिन आज कोई नया मैनेजर अपॉइंट होगा, उसकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी क्या होगी, 50,000 हो जा रही है, पर मंथ की फिगर है, 12 से मल्टीप्लाई तो आप करोगे। ओके, इसलिए कि इस केस में मिनिमम टाइम स्केल क्या हो गया, तो ये आपका है मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। तो मिनिमम टाइम स्केल हुआ 6 लाख रुपीज, और बेसिक सैलरी कितनी है 744,000। तो अगर आपको 45% वर्कआउट करना पड़े तो किस चीज का वर्कआउट करोगे, एमटीएस का, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल का। और जहां टाइम एमटीएस गिवन ना हो वहां पर बेसिक सैलरी का वर्कआउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो बैंक वगैरह में ये इस तरह की चीज गिवन होती है। ठीक, अच्छा उसके बाद अब ये नोट 3 आपके पास है, वो क्या है सुने, इसको पढ़ लें आप। ये एग्जामिनेशन पर्पस के लिए एक assumption है। देखिए ये जो आप ओपनिंग पैराग्राफ आपके सामने है इस स्लाइड पर, ठीक है ना, उसमें कहीं पर फेयर मार्केट रेंट का जिक्र नहीं है, कहीं पर जो रेंट पैकेज है उसका जिक्र नहीं है, जिक्र किस चीज का है, द अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड। तो आईकैप ने अपने सोल्यूशन में ज्यादातर क्या फेयर मार्केट रेंट दिया, उन्होंने अज्यूम किया है कि यही वो फिगर है दैट वुड हैव बीन पेड। तो ठीक है, आप ले लें, assumption लेके उसको ले सकते हैं। अच्छा देखिए, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ पता क्या है, आप जूम की क्लास अटेंड करें रेगुलर बेसिस पर, और फिर मिसाल के तौर पर ये अकोमोडेशन थोड़ा टेक्निकल तो है, तो 2-4 दिन के बाद आपको मिक्सअप हो गई चीजें, आप गूगल ड्राइव पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ और ये पोर्शन रिवाइज कर लो। ठीक है, ओके। और गूगल ड्राइव तो खैर अब हमने आईसी में के हिसाब से बनाया है, अदरवाइज यही सारे लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं। और यूट्यूब पर हम तकरीबन 2014 से लेके अब तक के हमने जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए थे। बड़ा देखिए, बेसिक सैलरी यहाँ पर हम रिपीट कर दें। देखिए बेसिक सैलरी क्या होती है, एक बेस फिगर होती है जिस पर फिर आपके परक्यूज डिपेंड करते हैं कि उस पर हाउस अलाउंस कितना मिलेगा, एक बेस फिगर होती है, वो हर जगह बेसिक सैलरी की फिगर डिफाइंड होती है। यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये बेसिक सैलरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल। अच्छा उसके बाद अब ये एक पैराग्राफ है जो कि आपके तरह काम का नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें एक वर्ड है मुफस्सल एरियाज, होता पता क्या है, गवर्नमेंट के जो कुछ काम होते हैं ना, असाइनमेंट होते हैं कुछ, ठीक है, तो गवर्नमेंट के कुछ दूर दराज के होते हैं वर्क स्टेशंस, जैसे मिसाल के तौर पर वो जनाब खैबर पख्तूनख्वा में इंटीरियर सिंध में जाके काम कर रहे हैं, इंटीरियर सिंध में कोई ब्रिज बन रहा है, उस पर काम हो रहा है। ओके, अच्छा अब हुआ क्या कि दूर दराज के इलाकों में जो उन्हें अकोमोडेशन मिलती है उसका हाल तो आपको पता है, इंटीरियर सिंध में अकोमोडेशन मिले उसका क्या हाल होगा, कराची में अकोमोडेशन मिले वो अलग होगी। तो फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने ये, अच्छा देखिए किसी ने क्वेश्चन किया कि ये 6,000 और 80,000 क्या चीज है, सुने जरा, ये जो हम बात कर रहे थे ना, ये इसमें 50,000 तो है स्टार्टिंग बेसिक सैलरी, 6,000 है एनुअल इंक्रीमेंट, और 80,000 इस पोस्ट की मैक्सिमम सैलरी है। इसके बाद आपको सीनियर मैनेजर बना देंगे वो। ओके, तो ये जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है ये है मिनिमम टाइम स्केल, 6,000 एमटीएस नहीं है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब जो हम बात करते हैं कि वहां उन्होंने कंप्लेंट की कि भाई हमें आप कराची में अकोमोडेशन दी थी तो आप बेसिक सैलरी का 45% टैक्सेबल कर रहे थे, यहाँ के देखे तो अकोमोडेशन क्या है, किस हाल में हम रह रहे हैं। उनके चले दूर दराज के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं,
उस वहां जो अकोमोडेशन मिलेगी उसमें 45% की जगह क्या होगा, 30% टैक्सेबल होगा। अच्छा, तो ये आपके काम करनी है, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कैलकुलेशन आपको नहीं करनी, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब एक काम करें, ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें चूंकि मिनिमम फिगर कितनी है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, एमटीएस तो शायद ही कभी आ जाए बहरहाल। तो अब ऐसे में अगर सिर्फ लिखा हो अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर और कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, आपने सिंपली 45% ऑफ बेसिक सैलरी वर्कआउट करो, में शामिल कर दो, ठीक है। अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो कि अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड क्या है क्या नहीं है, तो उसको आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, मिनिमम फिगर तो टैक्सेबल करोगे ना, तो मिनिमम फिगर कितनी है 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ओके। इसके बाद अब देखिए, जब आप कहीं जॉब करेंगे, कंपनी आपको कन्वेंस यानी कि कार प्रोवाइड करेगी करेगी ना, ओके। अब कार कौन सी हो सकता है, आपको इस तरह की गाड़ी मिले, ठीक है ना। अच्छा, आप इसके अंदर बैठे क्वालिफाइड, साइड में जो बंदा है उसके भी कुछ पेपर्स बाकी, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है कि कार आपको पसंद नहीं आई, चेंज कर दें, सही है, एग्रीड। अच्छा, देखिए बात ये कि ये गाड़ी आपको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। चलें, किसी ने कुछ लिखा है, ये मिलनी नहीं है। देखिए बात ये कि ये गाड़ी आपको पसंद नहीं आ रही है, ये आपकी औकात नहीं है, ठीक है। तो क्या करें, चलें टोयोटा कोरोला कर लेते हैं, ठीक है। चलें, एक और चीज, अगर कभी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और वो आपसे पूछें कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, हम आपसे पूछ रहे हैं, तो आप ये गाड़ी बताएंगे या ये गाड़ी बताएंगे। देखिए बात ये के साथ दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है इससे कहीं ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी इसकी है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें बेहतरीन एयर कंडीशन लगा हुआ है, लेकिन है तो आर्टिफिशियल, इसका कूलिंग सिस्टम नेचुरल है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप बिठा करके किसी से 20 रुपए ले सकते हैं, नहीं, इसमें आपकी रिकवरी ऑफ कॉस्ट भी आ सकती है। तो बहरहाल अच्छा रहा ना, ये विंटेज कार है, ये बाजू का मर्सिडीज से ज्यादा महंगी होती है, ठीक है। चलें, अच्छा अब हम देखते हैं कि टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो डिपेंड करता है कि आप की जो गाड़ी है आप उसे इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर केस में आप उसे इस्तेमाल करते हैं बोथ पर्पस के लिए, घर भी लेके जा रहे हैं, ऑफिस भी लेके जा रहे हो, ठीक है। अच्छा ना, लेकिन ये भी हो सकता है कि गाड़ी आपको मिले और सिर्फ ऑफिस यूज के लिए, ये कैसे हो सकता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज के साथ होता है कि कंपनी ने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, तो ऑफिस के किसी काम से जाना है तो गाड़ी पे जाए, गाड़ी अवेलेबल है। अच्छा, उस सिचुएशन में अगर सिर्फ ऑफिस पर्पज है, आपका पर्सनल बेनिफिट तो कोई नहीं हुआ, तो फिर आपके लिए टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, उस कार को कोई बेनिफिट आप टैक्सेबल नहीं करोगे। लेकिन एक केस क्या होता है कि कंपनी आपको गाड़ी दे कि आप ऑफिस भी लेके आए, घर भी लेके जाएं और किसी और के घर भी लेके जाओ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात को पता है क्या होता है, ओनली फॉर पर्सनल यूज, ये कब होगा, आमतौर पर होता है ना, डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं, उन्हें दो गाड़ियां मिलती हैं, एक घर और ऑफिस दोनों के लिए और एक उनके घर वालों के लिए। तो उनके घर पे जो गाड़ी है वो ज़ाहिर है सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो हम देखते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर क्या है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर दोनों पर्पस के लिए गाड़ी इस्तेमाल हो तो टैक्स क्या टैक्स कैसे लगेगा। अच्छा, इसके लिए जरा मेरे साथ चलिएगा, देखिए 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल टू द एम्प्लॉय, यहाँ रुक जाओ, एम्प्लॉयर ने जितने की गाड़ी परचेज की है उसका 5% आप हर साल टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर दें। ये हो गया नोशनल बेनिफिट, नोशनल फॉर्मूला। इसलिए कि मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सुने, आपको मिली टोयोटा कोरोला, अच्छा कंपनी ने परचेज की थी 20 लाख रुपए की, ठीक है, 20 लाख का 5% बोलो 1 लाख रुपीज,
तो हर साल 1 लाख रुपीज आपकी टैक्सेबल सैलरी में शामिल होगा। और क्यों शामिल होगा? इसलिए कि उस गाड़ी का जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो टैक्सेबल नहीं है। उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन है, कंपनी उसका आपका पेट्रोल बिल दे रही है, आपको सीएनजी दे रही है, आपका इंश्योरेंस करा के दे रही है या ट्रैकिंग करवा के दे रही है। अच्छा, इसी के से उसकी रिपेयर मेंटेनेंस है, वो सब कुछ एक्चुअल फिगर टैक्सेबल नहीं है। उसकी जगह आप क्या करें, 1 लाख रुपीज टैक्सेबल कर दें। तो उससे पता क्या होगा, अगर क्वेश्चन में आपको बताया जाए कि करंट कार है, बोथ पर्पज के लिए इस्तेमाल हो रही है, कार की कॉस्ट है 20 लाख रुपए और कंपनी ने जो खर्चा किया है उसकी रनिंग मेंटेनेंस का वो इतनी अमाउंट है, तो उसको आप इग्नोर कर दें। जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी ने खर्च किए उसको आप इग्नोर कर देंगे और उसकी जगह आप क्या ले लेंगे, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल। जो हमारे एग्जांपल में 1 लाख बनते हैं, लेकिन आप बहुत सोचने का, अगर गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो ड्राइवर की सैलरी सेपरेट पैकेजेड है, वो इस 5% की फिगर में शामिल नहीं होगी। इसको अलग से लिख लें, इसको कहीं आप नोट कर लें कि जो ड्राइवर की सैलरी है, आमतौर पर कंपनी मेंटेन कार में ड्राइवर भी साथ आ जाता है ना? अच्छा देखिए, रेंट वाली कार वगैरह ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रेंट वगैरह केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो हम इनिशियल पैराग्राफ पर है ना। अच्छा, अब एक और चीज सुनिएगा, वो ये लिख लिया कौन है कि अगर कंपनी ड्राइवर के साथ दे रही है तो फिर ड्राइवर सैलरी पेड बाय द कंपनी इज अ सेपरेट पैकेज, उसको आप इस 5% की फिगर में शामिल नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये कि आजकल एक चीज और कॉमन हो रही है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो ये कि कंपनीज गाड़ियां खुद परचेज नहीं करती बल्कि लीजिंग कंपनी से ले लेती हैं। अच्छा, लीजिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ना। चलो मैं एक फिगर ले लेता हूँ, सुने जरा। अगर एक कार है 20 लाख रुपए की, कंपनी जाए और मतलब 20 लाख रुपए करे, कार परचेज कर ले, लेकिन वही कार अगर कंपनी लीजिंग कंपनी से ले, तो इसका मतलब हुआ कि अब ये कार परचेज कौन करेगा, लीजिंग कंपनी। आपका एम्प्लॉयर तो ए लिमिटेड है, ओके। अच्छा, अब लीजिंग कंपनी ने कार परचेज की और गाड़ी दे दी ए लिमिटेड को, ए लिमिटेड ने गाड़ी आपको दे दी, ओके। आप सुने, लीजिंग कंपनी ए लिमिटेड से क्या चार्ज करेगी, वो ये करेंगे कि जितना अच्छा इनिशियल डिपॉजिट होता है उसको आप छोड़ दें फिलहाल, मैं आसान से एग्जाम्पल बनाता हूँ। उनकी कार की कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपए, उन्होंने उस पर 4 लाख रुपए इंटरेस्ट ऐड किया, 24 लाख रुपए हो गया। 48 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं और 4 साल का एग्रीमेंट है, तो उन्होंने क्या किया, 48 से डिवाइड किया, उन्होंने कहा साहब हर महीने आप हमें 50,000 रुपए पे करना शुरू कर दें। उससे हम कहते हैं ग्रॉस लीज रेंटल्स। तो ग्रॉस लीज रेंटल्स कितनी है, 24 लाख रुपए हैं। अच्छा, कार की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए हैं। तो अब इस सूरत में क्या होगा, तो अब कंपनी ने कार परचेज नहीं किए, तो अब जरा इसको आगे पढ़ते हैं। 5% of the cost of vehicle to the employer, और अब आगे क्या लिखा है, 5% of the fair market value of vehicle at the commencement of the lease, कि स्टार्ट में जो गाड़ी की फेयर मार्केट वैल्यू थी 20 लाख रुपए, उसका 5% लेंगे। तो यहां से एक बात ही पता चली कि जो 5% है वो ग्रॉस लीज रेंटल का नहीं लेना, एफएमवी का लेना है। तो ग्रॉस लीज रेंटल में तो जनाब इंटरेस्ट कॉस्ट भी शामिल होगी। तो ये जरा इसको पढ़ लें आप लोग। तो लीज रेंटल में जो फाइनेंशियल चार्ज शामिल है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है, वो एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल नहीं होंगी, ठीक है ना। तो हम अगर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएं, देखें तो कंपनी गाड़ी परचेज करके दे या लीज पे लेके दे, ठीक है ना, एम्प्लॉय की टैक्सेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अब अगर कंपनी
गाड़ी सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, सिवाय इसके कि अगर बोथ पर्पज के लिए तो 5% है, पर्सनल यूज तो फिर 10% है। ठीक है, चलें अब यहां पर आके मैं जरा एग्जामिनेशन पर्पज के लिए आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रॉस लीज रेंटल्स हैं 3.6 मिलियन। ग्रॉस लीज रेंटल कितने, 3.6 मिलियन है, और उसमें 0.6 मिलियन फाइनेंशियल चार्जेस शामिल हैं। तो आपने क्या करना है, ग्रॉस लीज रेंटल में से आप फाइनेंस चार्ज माइनस कर दें। अब जो फिगर आएगी वो होगी फेयर मार्केट वैल्यू, उसका 5% आप ले लीजिए या 10% ले लें, जो भी केस है। अच्छा एक और एग्जांपल सुनिएगा। देखिए एग्जाम में आई कि कार की कॉस्ट दे दी और उन्होंने बताया, अच्छा एक और चीज, अगर वो ये ना बताएं कि कार इस्तेमाल कैसे हो रही है, तो हम ये जूम करेंगे कि बोथ पर्पस के लिए, क्योंकि 99% केस में बोथ पर्पस होता है। ओके, तो अगर वो ये ना बताएं कि किस पर्पस के लिए कार इस्तेमाल हो रही है, सिर्फ कंपनी मेंटेन कार बस, तो हम क्या जूम करेंगे, बोथ पर्पस के लिए हम जूम कर लेंगे। एक बात, दूसरी बात ये, अब गौर से सुनेगा, एक एग्जाम क्वेश्चन में आया कि कार की कॉस्ट दे दी 20 लाख रुपए, और कार इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पसेस, पर्सनल एंड प्राइवेट पर्पसेस। बताइए कितनी परसेंटेज लेंगे, 5% या 10%? अच्छा ना 5% ले लेंगे, किसी ने का 10% लेंगे। अच्छा ना देखिए बात ये है कि प्राइवेट एंड पर्सनल पर्पसेस ये एक ही बात हुई ना, ठीक है ना। अगर प्राइवेट एंड ऑफिस पर्पस होता या पर्सनल एंड बिजनेस पर्पस तो फिर 5% लेते हैं, तो इस केस में आपको लेना है 10%। अब ये एक अलग डिस्कशन है कि प्राइवेट में और पर्सनल में क्या फर्क होता है, इसके लिए पूरा एक सेशन रखेंगे 2 घंटे का किसी वक्त, ठीक है। ओके, अच्छा ना अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपके साथ जरा शेयर कर लूं, ठीक है, वो ये है गाड़ी लीज पे लेना और खास तौर पर फाइनेंस लीज, इसमें सूद होता है। ओके, आपको पता है आजकल तो वैसे भी 10,000 तरीके हैं मरने के। अच्छा एक्सीडेंट में कितने लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोग मारे जाते हैं। अच्छा हमारी आपकी मौत भी अगर एक्सीडेंट के जरिए लिखी हुई है तो हम तो नहीं रोक सकते ना, ठीक है ना। अच्छा अब आपको सोचें गाड़ी में हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ, मारे गए, और गाड़ी सूद पे ली हुई है, तो क्या होगा। तो बेहतर ये कि हम सूद वाला कोई काम ना करें, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे एक स्टूडेंट था अलहमद एकेडमी का, अच्छा स्टूडेंट था, उसने क्वालिफाई किया, वो एक सीए फर्म में गया। अच्छा वहां वो करती हैं कि कल्टस है या टोयोटा कोरोला वगैरह वो देते हैं, जो बड़ी फर्म्स हैं वो। तो उन्होंने कहा साहब ये लीज पे गाड़ी आप हम आपको लेके देते हैं। उसने कहा जनाब मैं लीज वाला काम मैं नहीं करूंगा, सूद वाली गाड़ी मैं नहीं चलाऊंगा। तो पार्टनर ने कहा ठीक है, तो फिर एक काम करो, हमारे एक मैनेजर छोड़ के गया है, उसकी पुरानी गाड़ी है 5-6 साल पुरानी, वो ले लो। उसने कहा ठीक है वो मैं ले देता हूँ, इसलिए कि सूद पर नई गाड़ी लेने से बेहतर है कि इंसान पुरानी गाड़ी चला ले। लेकिन फिर पता क्या हुआ, क्योंकि उसने काम अच्छा किया, तो 2-3 महीने के बाद सीएफएम के पार्टनर ने उसको बुलाया, बोले एक काम करो ये जो पुरानी गाड़ी है छोड़ दो, शोरूम जाओ, टोयोटा कोरोला कलर पसंद कर लो, हम पूरी पेमेंट एक साथ करेंगे, लीज पे लेके नहीं दे रहे आपको। तो बालिक साहब किस्मत में थी तो उसको मिली, क्योंकि तो हमें क्या करना है, सूद वाला कोई काम नहीं करना, क्योंकि सूद के बारे में क्या है, अल्लाह उसके रसूल से जंग है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, देखिए कुरान शरीफ में जो सूरह बकरा में तीसरी जो सूरह है, तीसरा जो पारा है, उसमें कुछ आयत इस तरह से, उसका मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ कि जो लोग सूद वाला काम करते हैं वो कयामत वाले दिन इस तरह से उठेंगे जैसे कि शैतान ने चिपक करके उन्हें दीवाना बना दिया, ठीक है ना। अब आप खुद सोचें, यहाँ आपको कोई पागल नजर आ जाए जो अजीब और हरकतें करता है,
उस पर हमें तरस आता है। कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां पागलों वाली हरकतें कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्योंकि चीजें हमारी नजरों के सामने नहीं है, इसलिए हमें इसका इतना एहसास नहीं होता। लेकिन जो कुरान में लिखा हुआ है, क्या वो बरहक है? बिल्कुल है, ठीक है। अच्छा ना, इंस्टॉलमेंट पे लेना भी, तो बहरहाल मेरा मकसद यहाँ पर कोई आपको फतवा देना नहीं है। असल चीज क्या है कि जितनी एहतियात हो सकती है उतनी एहतियात कर लो, ठीक है। अच्छा ना, जितनी एहतियात पॉसिबल हो वो कर लो। असल पहला स्टेप पता है क्या है कि इस चीज को बुरा समझो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह हमें सूद से और जो दीगर हराम चीजें हैं, उसमें रिश्वत लेना भी है, उसमें बिजनेस में झूठ बोलना भी है जो बहुत कॉमन है, वो भी हराम है, ओके। उन तमाम चीजों से अल्लाह ताला बचाए, ठीक है। अच्छा ना, अब उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए ये आसान है। इसमें क्या हुआ और सुनेगा। अगर एक बल्कि काम से पढ़ लें, बहुत आसान है। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत कॉमन आता है, बहुत कॉमन है। देखिए होता है कि साहब अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या दो एम्प्लॉयज हैं, किसी और एम्प्लॉय को तो एक कार मिली जिसकी कॉस्ट थी 20 लाख रुपए की, दोनों पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, तो 20 लाख का 5% 1 लाख रुपए टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर लेगा। अच्छा, आपको कार मिली 1 फरवरी को या 21 फरवरी को मिली, तो आप तो 1 लाख रुपए शामिल नहीं करोगे ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा आपको। आप एक काम करें कि 1 लाख रुपीज वर्कआउट करें, उसको डिवाइड कर लो 365 से और मल्टीप्लाई कर लो किससे, जो भी डेज आपके पास अवेलेबल थी कार, तो आप उसको प्रोपोर्शनली कर लेंगे। एग्जाम में बहुत कॉमन होता है कि एम्प्लॉयर ने कार प्रोवाइड की है 1 फरवरी को। अच्छा आप सुने, 1 फैब को अगर प्रोवाइड की गई है तो आप ये भी कर सकते हैं 1 लाख रुपीज अगर है, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये भी कर सकते हैं डिवाइड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। दोनों में से कोई एक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें। ज्यादा कॉमन जो है वो नंबर ऑफ डेज है, लेकिन एग्जाम सोल्यूशन में आईसीएम और आईकैप ने कभी कभी मंथ की बेस पर भी वर्किंग की हुई है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये केस जरा देखिएगा। देखिए अगर कंपनी आपको क्या कर रही है, कार प्रोवाइड कर रही है, उसका पेट्रोल बिल वगैरह सब दे रही है, तो बाजू का वो क्या करते हैं, हर जगह नहीं, बाजू का ये करते हैं कि ठीक है आप भी तो कुछ करें ना, तो कंपनी ने आपको कार दे दी, उसका पेट्रोल बिल वगैरह सब दिया, उन्होंने कहा इसके लिए ऐसा है कि 3,000 रुपये महीना आपकी सैलरी में से माइनस होगा, 3,000 रुपये महीना आपकी सैलरी में से माइनस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जितना कंट्रीब्यूशन आपका है वो जो टैक्सेबल बेनिफिट आपने वर्कआउट किया है उसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है। अच्छा, ये पैराग्राफ जरा पढ़ें आप लोग। अच्छा, वही पॉइंट है जिसमें किसी ने क्वेश्चन किया था नेट वाला, क्या क्या होगा, तो सुन रहा। एक कंपनी है, उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को तो गाड़ी प्रोवाइड की, बाकी के लोगों ने क्या किया कि एक कंपनी थी रेंट अ कार, एक बंदा था उसका रेंट अ कार का बिजनेस था, उससे एग्रीमेंट कर लिया कि हमारे कुछ एम्प्लॉयज हैं, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे हमारे अप्रूवल के साथ, हमारे वाउचर के साथ, और वो आपसे रेंट अ कार पे कार ले लेंगे। तो चले, आप एम्प्लॉय हैं, आपने रेंट अ कार से कार ले ली, उसका रेंट कौन पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है, तो क्या ये आपका बेनिफिट हुआ, डिपेंड करता है। देखिए वो जो आपने कार ली है उसे आप इस्तेमाल कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ, तब तो टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा, लेकिन क्या हुआ कि आपको जाना कहीं शादी में, आपने रेंट कार लिया और आप चले गए, तो पूरी अमाउंट टैक्सेबल होगी। अच्छा, ये हो सकता है कि आपने एक हफ्ते के लिए गाड़ी रेंट कार से ले ली और आप ऑफिस भी लेके जा रहे हैं, घर भी लेके जा रहे हैं, किसी और के घर भी जा रहे हैं, ठीक है, ओके। यहाँ आ जाएगा प्राइवेट का और पर्सनल का फर्क, ठीक है, ओके। तो चलें, अब ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कितना आपने टाइम घर के लिए इस्तेमाल किया, कितना टाइम, तो उसमें आप क्या करेंगे 50-50 कर लेंगे, 50% एक्सेबल कर देंगे, 50% एग्जम्पशन क्लेम कर लेंगे। चलिए ये पैराग्राफ आप लोग जरा पढ़ लीजिए।
अच्छा, ये पॉइंट खैर अभी तक एग्जाम में मैंने देखा नहीं है, आ सकता है बहरहाल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें जरा इसको। देखिए केस ये कि आप किसी जगह गए एम्प्लॉयमेंट के लिए। अच्छा, आपने गाड़ी मांगी, उन्होंने कहा शक्ल देख के बात करो। आपने कहा शक्ल जैसी भी हुआ करे, गाड़ी चाहिए मुझे, मैं गाड़ी के बगैर जॉब नहीं करूंगा। उन्होंने कहा चलिए एक काम करें कि हमने किसी कोई हमारा मैनेजर सा छोड़ के चला गया, तो 3 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है, वो आप ले लें। आपने कहा चलो ठीक है जो मिल रही है। अच्छा, 3 साल पहले कंपनी ने कार परचेज की थी 15 लाख रुपए की, आज उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, 1 मिलियन रुपीज। तो आप टैक्सेबल कितना करोगे, आप टैक्सेबल करोगे 15 लाख का 5%, 10 लाख का नहीं। लेकिन जो रूल है वो क्या है, परचेज कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, आज की करंट मार्केट वैल्यू की जिक्र नहीं हो रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट का जो 5% है या 10% है वो आप टैक्सेबल सैलरी में शामिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर कंपनी आपको कन्वेंस अलाउंस दे रही हो हर महीने फिक्स, वो टैक्सेबल होगा। यहां पर आकर के हमारा ये डिस्कशन मुकम्मल हो गया। लेकिन अब एक छोटा सा अच्छे काम करते हैं, ये मैं बाद में कराऊंगा आपको, ये मैं कराऊंगा आपको। पहले जरा एक क्वेश्चन है, ये आप, अच्छा ये क्वेश्चन एडिशनल है, ये आपकी बुक में शामिल नहीं है। तो एक काम करें, आप इसको पढ़ लें, समझ लें, इसका आंसर देख लें, फिर उसका इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। देखिए पढ़ें इसको जरा आप। क्वेश्चन पढ़ें। अच्छा ना, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। आंसर यस और नो। ओके, यस यस, आंसर आ रहा है, अभी देखते हैं आंसर क्या है। यस, किसी ने कहा है नो। ओके, अच्छा जिसने कहा है नो, उसने शायद इसलिए कहा होगा कि भाई 10% है, स्ट्रेट लाइन है, तो फुल डेप्रिशिएट होगी गाड़ी, तो आप किस बात का शामिल करेंगे। सो द आंसर इज यस, इसलिए कि ये जो 10% है जो आप पर्सनल यूज में शामिल कर होते हैं, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं है, वो तो उसकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह आप एक नोशनल फिगर ले रहे हैं। तो गाड़ी पुरानी होगी तो डेप्रिसिएशन चले 0 हो गया, लेकिन रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट तो और तो बढ़ेगी ना। जितनी गाड़ी पुरानी हो उसकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उतनी ही ज्यादा होती रहती है। तो ये सिर्फ 10% डेप्रिसिएशन का सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि आप कहेंगे हो गया डेप्रिशिएट तो फिर आप किस बात का डेप्रिसिएशन, ये तो एक नोशनल फिगर है। जब तक वो गाड़ी आपके पास है वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक काम करें, इसको भी आप क्लिक कर लें, और यहां मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसको आप क्लिक कर लें जरा। देखिए अब ये जो होता है ना, एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इनके केस में प्रैक्टिस चली आती है आमतौर पर, कैसे एक गाड़ी 10 साल 20 साल तक उनके पास रहेगी, 4 साल 5 साल गाड़ी रहती है, फिर पता है कंपनी क्या करती है, वो गाड़ी एम्प्लॉय को दे देते हैं कि वो आपकी हो गई, या कम एम्प्लॉय परचेज कर ले थोड़ी बहुत फिगर में, और उसको फिर नई गाड़ी मिल जाती है, ठीक है ना। तो आप सुने गौर से, जब तक गाड़ी प्रॉपर्टी रहे कंपनी की और आप यूज कर रहे हैं, तब तो आप 10% या 5% टैक्सेबल करोगे। लेकिन जैसे कंपनी ने गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो अब ये 5% 10% केस नहीं होगा, वो तो फिर क्या होगा कि आपको याद होगा, बल्कि एक काम करें, मैं आपको अगर जरा पीछे लेकर के जाऊं इस चीज को जरा समझाने के लिए, सुने जरा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हमको ज्यादा खर आगे आ गए। देखिए ये एक पैराग्राफ आपके सामने आएगा, ये पैराग्राफ पैरा जी, पढ़ें इसको आप जरा।
जब तक गाड़ी आपकी यूज में है और प्रॉपर्टी कंपनी की है उस वक्त तक तो 5% टैक्सेबल करोगे या 10%। लेकिन जब कंपनी ने आपको गाड़ी ट्रांसफर कर दी आपके नाम पर, तो फिर क्या होगा, इसको पढ़ें आप, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार वो आपके लिए हो जाएगी टैक्सेबल। और अगर आपने को पेमेंट की तो माइनस कर देंगे। तो ये कॉमन हमारे एग्जाम में होता है कि कंपनी ने क्या किया कि कार आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी, आपने कार कंपनी से परचेज कर ली। अच्छा, परचेज किया आपने 3 लाख में, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 9 लाख रुपए। क्या करेंगे आप, 6 लाख रुपए जो डिफरेंस है वो आप टैक्सेबल सैलरी में शामिल करें। ठीक है, वो आप टैक्सेबल सैलरी में आप शामिल कर दें। ठीक है, चलें अब उसके बाद मैं फिर एक पैराग्राफ आपके साथ और डिस्कस कर लूं। यस, हमने डिस्कस कर लिया था। अच्छा देखिए, ओके, अब एक और चीज है, अगर कंपनी कार आपको यूज के लिए दे तो उसका रूल है, आपके नाम पर ट्रांसफर कर दे उसका आपने खुद देखा अलग रूल है। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट अदर एसेट्स। मैं आपको मिसाल देता हूं, फ्रिज। सुनिए जरा, अगर कंपनी आपको फ्रिज दे रही है तो एक तो होता है कि वो आपको दे दें, आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। अच्छा, उसकी फेयर है लेट से 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख आप टैक्सेबल करोगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि फ्रिज प्रॉपर्टी हो कंपनी की, इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो सिर्फ यूज के लिए आपके पास है, जॉब छोड़ेंगे फ्रिज वापस करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए फिर आप पूरी 1 लाख रुपए तो टैक्सेबल नहीं करोगे ना। तो उसके लिए पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं, देखिए। इन द केस ऑफ अदर एसेट्स, गाड़ी के अलावा, व्हीकल के अलावा, गिवन फॉर यूज ओनली, इसलिए कि अकोमोडेशन यूज के लिए दी गई है उसका अलग फॉर्मूला है, व्हीकल यूज के लिए दी गई है उसका अलग फॉर्मूला है, लेकिन फ्रिज वगैरह के लिए क्या होगा, क्या करेंगे हम, रेंटल वैल्यू और डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इज द टैक्सेबल बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। ठीक है ना, कि आप क्या करेंगे, रेंटल वैल्यू के, अगर वो फ्रिज आप मार्केट से रेंट पर लेते तो आपको रेंट कितना पे करना पड़ता, वो टैक्सेबल होता। अच्छा, आपको पता है फ्रिज वगैरह मार्केट से रेंट पर मिलते नहीं है तो उसकी रेंटल वैल्यू नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया कंपनी ने वो आप अपने टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बना लें। अच्छा, ये वो पॉइंट है जो ऑर्डिनेंस में खास तौर पे कवर किया हुआ नहीं है, लेकिन है तो बहरहाल बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में तो आएगा। तो भी काम करें, ये पॉइंट आईकैप के एग्जामिनर को काफी पसंद आया। आईसी में अभी मैं पिछले टर्म में या उससे पिछले टर्म में आ चुका है एग्जैक्टली सेम। देखिए, इसको पढ़ें जरा आप। 2005 में क्वेश्चन आया कि कंपनी ने क्या टीवी और वीसीआर प्रोवाइड किया, उसकी कॉस्ट थी 40,000, तो क्या करेंगे आप, 40,000 का 20% आप टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर दें। फिर ये क्वेश्चन आया 2012 में, रेफ्रिजरेटर, कुकिंग रेंज, वॉशिंग मशीन प्रोवाइड की गई फॉर यूज एट होम, बुक वैल्यू उसकी है 2 लाख रुपए और ये 4 साल के बाद वापस होगा, 15% डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें आप। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन आया सितंबर 2015 में, तो ये आईकैप के एग्जामिनेशन में तो कई मतलब क्वेश्चन आ चुके हैं, सीए फाइनल में भी और सीए इंटरमीडिएट में भी, और आईसी में भी 2-3 दफे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पार्ट बनता है, फाइन। अच्छा, इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों ने कॉपी कर लिया था, तो अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि अकोमोडेशन को कैसे टैक्सेबल करना है और कार को कैसे टैक्सेबल करना है, ताकि फिर हम बाद में आगे की चीजें भी देख सकें, जिन्हें काम करें। ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी करना चाहेंगे, कॉपी कर लो, इसलिए कि हर चीज क्लिक करने से काम नहीं चलेगा। इसको जरा आप कॉपी कर लें। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है सर? वालेकुम सलाम, बोलिए। सर टाइम हो गया सर क्लास का। अच्छा, मैंने ग्रुप पे ये मैसेज दिया था किसी को कि चूंकि हमने 15 मिनट्स का ब्रेक लिया है तो हम क्लास को थोड़ा सा 10-15 मिनट आगे बढ़ा सकते हैं, उन्होंने ओके किया था। ठीक है सर, 10 मिनट्स है, थैंक यू सर। ठीक है, चलें, ओके। अच्छा ना, बेसिक सैलरी है 1,20,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द कंपनी, आगे कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, इट मींस आप 45% बेसिक सैलरी टैक्सेबल कर दोगे। ठीक है, उसका अच्छा हमारा जून ईयर एंड है, अगर कुछ मेंशन ना करें तो
तो 1 फैब 2008 को एक कार प्रोवाइड की गई ऑफिस और पर्सन दोनों के लिए। उसकी कॉस्ट है 2 मिलियन रुपीज, 20 लाख रुपए। और उसके बाद 3,000 पर मंथ इज बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी मेंटेन कार। ठीक है ना? तो चलिए काम करें, ये क्वेश्चन जरा कॉपी कर लें ताकि हम इसका सोल्यूशन देख लें। आसान सी वर्किंग है। ठीक है, मैं जूम कर रहा हूं कि आपने कॉपी कर लिया है। देखिए ओके, अब इसे हम कर देंगे मिस्टर ए टैक्स ईयर और कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब एक काम करें, इसको समझ लें फिर बाद में कॉपी कर लीजिएगा। बेसिक सैलरी तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12 टैक्सेबल हो गया। अच्छा, अकोमोडेशन में क्या करेंगे हम? 45% ऑफ बेसिक सैलरी टैक्सेबल कर देंगे। 1.44 मिलियन का ये है 45%। ठीक है। अच्छा, फिर आइए कार। अच्छा, कार के केस में हमने क्या किया? 2 मिलियन का 5%, ये तो पूरे साल की फिगर है। फिर हमने डिवाइड किया 365 से, और ये 155 क्या बना? ये 1 फैब से लेकर के 30 जून तक के डेज हैं। 1 फैब से लेकर के 30 जून तक के डेज बनते हैं, तो फिगर आ गई 41,096। अच्छा, अगर ये 3,000 वाला लाइन नहीं होती तो हम 41,096 को यहाँ टैक्सेबल कर देते हैं। अच्छा, अब जो 3,000 है पर मंथ है, ये डेली बेस पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमने पेमेंट किया, इसको माइनस करना है। तो इस तरीके से आपके पास अगर और कोई इनकम नहीं है और कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये आपकी टैक्सेबल सैलरी या टैक्सेबल इनकम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, इसको आप कॉपी कर लें। तो यहाँ पर हम क्लास को एंड करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम पेंशन है या दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, और जो जो कॉपी कर लें वो यहाँ मीटिंग से जा सकता है, ताकि हमें आइडिया हो कि किस किसने कॉपी कर लिया है।
2 मिनट बाद। ठीक है, 1 मिनट मोर, फिर हम इसको इंशाल्लाह एंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज।